हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल कॉन्सेप्ट बिल्डअप पर। आई एम योर एजुकेटर ऋतु। सो गाइज, ये रिसर्च मैथोलॉजी का पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि रिसर्च मैथोलॉजी का मीनिंग क्या है, एक अच्छे रिसर्च होने के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स एक रिसर्चर को अपने रिसर्च जर्नी में एनकाउंटर करना पड़ता है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं कि रिसर्च के टाइप्स क्या हैं, रिसर्च का क्या सिग्निफिकेंस है और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करते हैं। सो इन दिस वीडियो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च में जो सबसे पहला टाइप हम पढ़ने वाले हैं दैट इज डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च। सो सबसे पहला टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं आज वो है डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल। मतलब हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, एनालिटिकल रिसर्च क्या है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब होता है कि जब हम सर्वेज वगैरह करते हैं, जो हम फाइंडिंग्स ढूंढते हैं, द फाइंडिंग्स दैट व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हो रहा है और क्या क्या हो चुका है, उस चीज़ पे जब हमारे पास कोई वेरिएबल्स पे हमारे कंट्रोल नहीं होता है तो दैट काइंड ऑफ रिसर्च इज डिस्क्रिप्टिव। मतलब एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ना आप किसी भी चीज़ का, यू आर डूइंग सर्वेज एंड ऑल, तो वो होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च का मतलब है कि जब आप एनालिसिस करते हैं, ठीक है, हम जब बाज़ार जाते हैं, हमें कोई सब्ज़ी ख़रीदनी होता है या हमें कोई कपड़ा ख़रीदना होता है, तो हम ऐसा तो है नहीं कि जाकर एक ही फटाफट कपड़ा ख़रीद लेंगे। हम 50 तरीके के कपड़े पहले देखते हैं वहाँ पर और उसके बाद एक कंक्लूड करके कि निकालते हैं कि हमें ये वाला कपड़ा ख़रीदना है। तो हम एनालिसिस करते हैं चीज़ों का, जो हमारे पास कपड़े अवेलेबल हैं इसी फॉर्म में, जो फैक्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है, उनको अच्छे से एनालाइज किया जाता है ताकि हम एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करें। तो ये होती है एनालिटिकल रिसर्च। तो समझ आया ना कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, सर्वेज एंड ऑल, वेयर यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स एंड यू थिंक दैट व्हाट हैज़ हैपेंड एंड व्हाट इज हैपनिंग। इस तरह की बात हम डिस्क्रिप्टिव में करते हैं। एंड एनालिटिकल इज व्हाट, वेयर यू एनालाइज द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन दैट आर अवेलेबल और उसके बाद फिर यू फाइंड आउट अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन। ठीक है, यू कंक्लूड विद अ इवैल्यूएशन। तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च। सेकंड क्या आता है, फंडामेंटल वर्सेस योर अप्लाइड रिसर्च। सेकंड टाइप इज फंडामेंटल वर्सेस अप्लाइड रिसर्च। तो देखिए, फंडामेंटल रिसर्च क्या है और अप्लाइड क्या है। फंडामेंटल रिसर्च का मतलब होता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द जनरलाइजेशन ऑफ फैक्ट, मतलब जब हम फंडामेंटल चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बेसिक चीज़ों के बारे में बात होती है, दैट्स अ काइंड ऑफ हमने जैसे ह्यूमन बिहेवियर की बात कर ली, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ जनरलाइजेशन। तो जब हम जनरल चीज़ों पे बात करते हैं, दैट इज़ द फंडामेंटल रिसर्च। हम फंडामेंटल रिसर्च में कोई निष्कर्ष नहीं निकालते या फिर हम उसका कोई सल्यूशन नहीं निकालते, हम सिर्फ बातें करते हैं। जैसे हमारे देश में बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, सिर्फ बातें ही करते हैं, कुछ सल्यूशन नहीं निकालते चीज़ों का, तो वो सिर्फ बातें ही करना इज़ फंडामेंटल रिसर्च, यू कैन से। एंड सेकेंड चीज़ आती है हमारी अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या है, जब आप बातें भी करते हैं and then you conclude and you come out with a solution। समझ रहे, हमारे देश के क्या हालात हैं उस पर हम बातें भी कर रहे हैं, बट सिर्फ हम बातें ही नहीं कर रहे हैं, हम उसका एक हल भी निकाल रहे हैं कि हमारे देश के एक्चुअल में हालात क्या हैं और इसका ये हल निकलना चाहिए, इस पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, राइट। तो बातें करना इज़ अ काइंड ऑफ अ फंडामेंटल रिसर्च और उसका निष्कर्ष निकालना, एक सोल्यूशन निकालना इज़ अ काइंड ऑफ अप्लाइड रिसर्च। आई होप कि आपको फंडामेंटल अप्लाइड में डिफरेंस समझ आ गया होगा। थर्ड टाइप ऑफ रिसर्च की जो हम बात करते हैं दैट इज क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च, इसको तो कोई भी समझ लेगा, एक बच्चा भी समझेगा कि क्वांटिटी क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है। ठीक है, जब हम सिर्फ और सिर्फ
किसी चीज़ की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, लाइक हम उसे मेजरमेंट के तरीके से देख रहे हैं, हम किसी अपने सर्वे को, अपनी रिसर्च को मेजर कर सकते हैं, हम उसमें बहुत सारे टेस्ट लगा रहे हैं और एक फाइनल सोल्यूशन, एक फाइनल वी कैन से कि आंसर ऑब्टेन कर रहे हैं, जहाँ पे हम बहुत सारे वी कैन से कि एक निष्कर्ष निकाल के ला रहे हैं। तो दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ द मेजरमेंट, दैट इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटी की बात हो रही है, राइट। क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, उसमें क्या गुण है आपकी रिसर्च में, कितना क्वालिटी है आपके रिसर्च में, दैट इज काइंड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, राइट। तो क्या होना चाहिए आपके रिसर्च में, क्वांटिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, बताइए। क्वालिटी होनी चाहिए, राइट। क्वालिटी होगी तो क्वांटिटी तो अपने आप ही हो जाएगी। तो आप रिसर्च की क्वालिटी पे ध्यान दें रादर देन द क्वांटिटी। हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स ले लिए, वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, क्वांटिटी तो ज़्यादा है ना, बट क्या हुआ लास्ट में कि हम उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर पाए, ले दे के हमारा वही घिसा पिटा काम चल रहा है जो पहले से करते हुए हम आ रहे हैं, कोई नया काम है नहीं। तो दैट इज व्हाट, ओनली द क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटी तो है ही नहीं उसमें। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। ओके, फोर्थ टाइप ऑफ रिसर्च इज कॉन्सेप्चुअल वर्सेज एम्पिरिकल रिसर्च। क्या बोला मैंने, फोर्थ टाइप की रिसर्च को कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल रिसर्च। तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या होती है, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होती है जो फिलोसोफर्स या थिंकर्स यूज़ करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर थ्योरीज हैं, कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बेसिस पे वो अपना एक नया या तो कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं या फिर जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डेवलप्ड है उनको रीइंटरप्रिटेट करते हैं, ठीक है। तो वो फिलोसोफर्स या थिंकर्स उस टाइप के रिसर्च को यूज़ करते हैं, दैट इज़ द कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। फिर आती है बात एम्पिरिकल रिसर्च की। एम्पिरिकल रिसर्च क्या होती है, एम्पिरिकल रिसर्च को आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप जो हाइपोथेसिस दे रहे हैं, व्हाटएवर द हाइपोथेसिस यू आर गिविंग, आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, राइट। आपने कोई निष्कर्ष निकाला अपने लिटरेचर सर्वे के बेसिस पे, आपने पढ़ाई की, स्टडी किया और उसके बेसिस पे आपने ये निष्कर्ष निकाला कि यार इस जगह पे ऐसा होना चाहिए, करेक्ट। और आप फिर उसको क्या कर रहे हो, आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो कि आप उसको टेस्ट कर रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो टू प्रूव राइट योर हाइपोथेसिस। मतलब आपने जो निष्कर्ष निकाला है, जो अपनी हाइपोथेसिस दी है, उसको राइट प्रूव करने के लिए आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, आप डेटा पढ़ रहे हो, आप ऑब्जर्वेशंस कर रहे हो। दैट टाइप ऑफ रिसर्च इज व्हाट, एम्पिरिकल रिसर्च। तो इट इज़ ऑब्जर्वेशन बेस्ड। तो कंसेप्चुअल एंड एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल रिसर्च समझ में आया ना। कंसेप्चुअल इज व्हाट, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स एंड यू आर ईदर रीइंटरप्रिटेटिंग इट और you are giving your own concept on some theory. And empirical or experimental research is what, in which you are doing observation, you are doing experiments and then you are concluding a fact, correct. और ये तो 4 तरीके की, मतलब कंपैरेटिवली हमने देख लिया 8 तरीके की रिसर्च के बारे में। फिर कुछ दूसरे टाइप की भी रिसर्च आती है। अब दूसरे टाइप की रिसर्च में क्या आ गया, जैसे आप लेबोरेटरी रिसर्च कर रहे हैं, जो ज़्यादातर साइंस स्टूडेंट्स कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं, लैब में जाते हैं, काम करते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर जो उनका इंटरेस्ट एरिया हो, तो लेबोरेटरी रिसर्च हो गया, ठीक है। फिर आ गया आपका फील्ड रिसर्च। फील्ड रिसर्च में आप सर्वेस करते हैं। सपोज़ आपका इंटरेस्ट है मेडिसिनल प्लांट्स में, आप जा रहे हैं, निकल गए आप कहीं, आपका स्टडी एरिया जो भी है, और वहाँ पे आपने क्या किया, वहाँ पे आपने कुछ मेडिसिनल प्लांट्स देखे, उनके ऊपर स्टडी किया, करेक्ट, दैट इज़ फील्ड रिसर्च। फिर दूसरे तरीके का एक रिसर्च आता है, जैसे आप हिस्टोरिकल रिसर्च बोलते हो, जहाँ पे आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो। आप किसी मॉन्यूमेंट के बारे में पढ़ लीजिए, या फिर आपके किसी राजा महाराजा व्हाटएवर यू वांट टू स्टडी, जो भी आपका रिसर्च इंटरेस्ट हो, तो हिस्ट्री के बेसिस पे हिस्टोरिकल रिसर्च आप कर सकते हैं, करेक्ट। Then other kind of research is exploratory versus formalized research. What is exploratory and what is formalized research? Exploratory research का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोर करना। मतलब जो आपका डेफिनेशन है ना, ये उनके नाम में ही छुपा हुआ है। जैसे जब आप एक्सप्लोरेटरी से मतलब है, मतलब एक्सप्लोर करना चीज़ों को, सिर्फ आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। और एक्सप्लोर करने के बाद मतलब मैंने बहुत सारे पेपर्स पढ़े, और पेपर्स पढ़ने के बाद मैंने अपने ऑब्जर्वेशंस निकाले, ठीक है। मैंने ये ऑब्जर्व किया या मैंने ये कंक्लूड किया। आपने अपनी हाइपोथेसिस दी, बट आप उसे टेस्ट नहीं कर रहे हैं,
only you are giving the hypothesis, correct? But formalized research में क्या हो गया, you are giving the hypothesis and as well as you are testing it, तो वो formalized research हो गया. तो exploratory समझ में आया. exploratory research क्या होता है, सिर्फ you have given the hypothesis and when you test it then it becomes formalized research. तो these are the certain kind of research जहाँ पे हमने बात करी थी descriptive and analytical research, comparative study, then हमने बात करा applied versus फंडामेंटल रिसर्च, देन हमने बात किया क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव, देन हमने कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल रिसर्च, एंड देन हमने कुछ और तरह की रिसर्च के बारे में भी बात किया था. तो दीज आर अ काइंड ऑफ रिसर्च. अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि रिसर्च का सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. देखिए, रिसर्च की सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो हर एक इंसान के लिए, हर एक रिसर्चर के लिए एक अलग ही प्रोस्पेक्टिव से है. जैसे फिलोसोफर्स या थिंकर्स के लिए रिसर्च क्या हो सकती है कि नए आइडियाज़ को डेवलप करना, नए इंसाइट्स को डेवलप करना, करेक्ट. एक अगर हम बात करें कि जो इकोनॉमिक रिसर्च कर रहा है वो ये देख सकता है कि मैं अपनी इकोनॉमी में क्या सुधार लाऊं, करेक्ट. तो अपने अपने प्रोस्पेक्टिव से सब रिसर्च करते हैं, राइट. एक हिस्ट्री वाला जो रिसर्चर है वो ये देखेगा कि यार मैंने इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे, इनकी क्या हिस्ट्री रही है या फिर क्या धारणाएं हैं, उन धारणाओं में क्या चेंजेस हम ला सकते हैं. तो अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से. अब जैसे सपोज कोई साइंस का स्टूडेंट है, कि स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कोई बॉटनी का स्टूडेंट है, तो वो ये सोच सकता है कि मुझे किस चीज़ पे काम करना चाहिए, लाइक मुझे कौन सा ऐसा प्लांट लेना चाहिए और उस प्लांट की क्या वैल्यू है हमारी सोसाइटी में, मैं उसको कैसे सोसाइटी के साथ लिंक करूं. तो आप चाहे कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड के रिसर्चर हो, बट आपका मेन एम क्या होना चाहिए कि अपनी रिसर्च को आप सोसाइटी से लिंक करके चलें, क्योंकि वो रिसर्च सिर्फ आपके ही फील्ड से लिमिटेड नहीं होगा. वो रिसर्च ऐसा होना चाहिए जिसको सारे और लोग इस्तेमाल कर सकते हो और जिसका कोई बेनिफिट हो हमारी सोसाइटी में, जो हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम आता हो. तो अगर आप, क्योंकि आपका भी तो देश है ना, ये देश तो आपका भी है, सबका होता है, तो फिर आपको क्या करना है, उनके बारे में भी सोच के चलना है, लाइक सोशल वेलफेयर के बारे में. मैं अगर ये काम करता हूँ या मैं ये काम करती हूँ तो मेरी सोसाइटी को इससे क्या भला होगा. अपना भला नहीं सोचना है वहाँ पे. अगर आप ये सोच के चलोगे कि अपना भला, तो आपका रिसर्च सिर्फ पेपर्स तक ही रह जाएगा. व्हेन यू विल थिंक अबाउट द सोसाइटी कि मेरी रिसर्च से सोसाइटी को क्या फ़ायदा होने वाला है, तो डेफिनेटली योर रिसर्च इज़ गोइंग टू बी नोन फॉर सेंचुरीज. तो इसीलिए सिग्निफिकेंस रिसर्च का अपने अपने तरीके से है. सबकी लाइफ में अलग अलग रिसर्चर्स जो होते हैं तो उनका सबका स्पेसिफिक होता है. तो research is very much important, correct? So before moving forward we just have to look up at the research process. क्या क्या ऐसे स्टेप्स होते हैं रिसर्च में जिनके बारे में हम आगे अपने वीडियोस में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो पहला एक ब्लूप्रिंट देख लेते हैं रिसर्च प्रोसेस का क्या रहता है. तो रिसर्च प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप आता है दैट इज प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन. द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन. मतलब रिसर्च प्रोसेस में जो सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे वो देखेंगे प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन. प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन से मतलब है कि आपने बहुत सारी स्टडी करी, आपने लिटरेचर को सर्वे किया और उसके बाद करने के बाद आप एक कंक्लूजन लेके आ रहे हैं. ओके, सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट अस लुक अप टू द रिसर्च प्रोसेस. ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो आपके रिसर्च में मेजरली इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहला स्टेप होता है यहाँ पे प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन. ठीक है, पहला स्टेप इन्होंने क्या बोला, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना. आपने देखा, आपने डिस्कस किया और उसके बाद डिस्कस करने के बाद एक मतलब आप चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं. बट अकॉर्डिंग टू मी ये पहला नहीं होना चाहिए, ये दूसरा स्टेप होना चाहिए, क्योंकि पहला स्टेप लिटरेचर सर्वे ही होना चाहिए प्रैक्टिकली अगर हम सोचें तो. बट कोई नहीं, CR कोठारी में इसको प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन को फर्स्ट स्टेप पे रखा गया है. तो नो इशू, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना ही हम समझ लेते हैं. प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के लिए पहले कुछ पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी ना, अचानक से ऐसे तो कोई नहीं. तो आप इनमें दोनों में कन्फ्लिक्ट ना ही करें तो कोई दिक्कत नहीं है. लिटरेचर सर्वे आप ले लो या चाहे प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन ले लो, बोथ आर एसोसिएटेड. इनफैक्ट ऑल द स्टेप्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर. आपने लिटरेचर को सर्वे किया मतलब आपने इमेंसली स्टडी किया और इमेंसली स्टडी करने के बाद एक प्रॉब्लम को आपने फॉर्मुलेट किया. आपने देखा कि यार ये प्रॉब्लम बन सकती है कि इस पे काम
काम हो सकता है, इसको सुधारा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में देखते हैं। फिर क्या लिखा है इन्होंने, लिटरेचर सर्वे। तो लिटरेचर सर्वे तो आप समझ ही गए हैं कि आपके पास पबमेड पे, आपके पास गूगल स्कॉलर पे, आपके पास स्कोपस पे, शोध गंगा, यू हैव वेरियस अदर साइट्स जहाँ पे आपको बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है। आप अपने इंटरेस्ट एरिया को या जिस पे आप काम करना चाहते हैं उस पे आप विजिट करें, उनकी साइट्स पे आप देखें, बहुत सारे पेपर्स पढ़ के देखें, इमेंसली स्टडी करें, लिटरेचर को अच्छे से रिव्यू करें। ठीक है। थर्ड स्टेप इन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आफ्टर दिस थर्ड स्टेप इज डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। मतलब जब आपने पूरा लिटरेचर सर्वे कर लिया है, अब आप एक हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सिनॉप्सिस भी आप इसे बोल सकते हैं कि आपने एक सिनॉप्सिस डेवलप करनी है, आपने अपनी हाइपोथेसिस बनानी है कि हमने ये पढ़ा, हमने ये लिटरेचर को रिव्यू किया, हमें ये चीज़ें पता चली, हमने इस चीज़ को, हमारे कुछ एम्स हैं, हमने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को हमने इस तरीके से सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए कि हमने ये सोल्यूशन निकाला है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। तो एक हाइपोथेसिस आप डेवलप कर सकते हैं। फिर उन्होंने फोर्थ स्टेप लिखा है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन बनाना है, एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन बनाना। रिसर्च डिज़ाइन बनाने का मतलब है कि प्लानिंग करनी है आपको कि हमने रिसर्च को कैसे करना है। मतलब आपने सोच तो लिया है कि मुझे इसके ऊपर काम करना है, काम कैसे करना है, क्या स्टेप्स होंगे फर्दर, वो आपको रिसर्च डिज़ाइन में सोचना है। एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन बनाना, एक ब्लूप्रिंट बनाना, एक स्ट्रक्चर बनाना अपनी रिसर्च के लिए, एक प्लानिंग करना बेहद ज़रूरी होता है ताकि आप एफिशिएंटली वर्क करते जाएं बिना रुकावट के, बिना टाइम टेकिंग के। तो एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन बनाने के लिए आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है जो हम आगे अपनी वीडियोज़ में भी डिस्कस करेंगे। फिर आता है चॉइस ऑफ सैंपल डिज़ाइन। आप पहले तो सैंपल क्या होता है, व्हाट इज सैंपल। सैंपल समझने से पहले आपको ये समझना होगा व्हाट इज यूनिवर्स और पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन बोल दें यहाँ पे से या यूनिवर्स बोल दें। इसको मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊंगी आपको, पॉपुलेशन या यूनिवर्स का मतलब, एंड व्हाट इज देन सैंपल ये भी समझेंगे हम बाज़ार में गए, चिंटू मान लेते हैं, कोई एक कैरेक्टर ले लो। चिंटू क्या करा, चिंटू बाज़ार गया, उसको 1 किलो चावल लेने थे। ठीक है, अब दुकानदार ने उसके सामने वैरायटी रख दी अलग अलग चावलों की, करेक्ट। तो अलग अलग चावल की वैरायटी देख के चिंटू कंफ्यूज हो गया। अब चिंटू ने क्या करा, चिंटू को एक काइंड ऑफ चावल पसंद आया, तो उसने जो 1 किलो चावल लेने थे, चिंटू ने उस थैले से चावलों के क्या करा, 1 मुट्ठी चावल उठा लिया, करेक्ट। उसने 1 मुट्ठी चावल अपने पास उठाया और उसने 1 मुट्ठी चावल को देखा कि अच्छा दाने ऐसे हैं, बहुत अच्छे दाने लग रहे हैं, ये तो काफ़ी सही है। थोड़ा बहुत उसने 1-2 दाने खा के भी देख लिए। तो उस खाने के बाद मतलब उस कुछ सैंपल उसने उठाया, वो जो उसने 1 मुट्ठी उठाया है ना, वो सैंपल है, जिसमें से उठाया है वो पॉपुलेशन है, वो यूनिवर्स है, समझ रहे हैं। अब उसने उस सैंपल से पूरे के पूरे उस थैले के चावलों का उनकी वी कैन से जज कर लिया उन्हें। वो जो सैंपल उसने उठाया है, उसने क्या करा कि उसने पूरे उस थैले के चावलों को जज कर लिया उसी पर्टिकुलर सैंपल से कि भाई जब ये मुट्ठी भर दाने इतने सही हैं खाने में, मुझे सॉफ्ट लग रहे हैं और या फिर इनसे काफ़ी अच्छा मतलब ये चावल बहुत अच्छे बनेंगे, तो उसने बोला कि बाकी थैले के चावल भी ऐसे ही होंगे। तो उस सैंपल से उस पूरी की पूरी पॉपुलेशन का पता चल रहा है। Get it? तो what is sample? Sample is the representation of a particular type of we can say population. समझ रहे हैं? तो सैंपल क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है, और पॉपुलेशन क्या है, द एंटायर, द टोटलिटी वी कैन से। तो पॉपुलेशन का मतलब समझ में आया ना, टोटलिटी, एंड सैंपल क्या है, रिप्रेजेंटेशन। तो ये चिंटू वाला एग्जाम्पल आप जरूर ध्यान रखिए व्हेन एवर यू विल डिफाइन व्हाट द सैंपल एंड द पॉपुलेशन। ठीक है, तो चॉइस ऑफ सैंपल डिज़ाइन में हम अलग अलग तरीके के सैम्पलिंग के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे हम सिंपल सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, एरिया सैम्पलिंग, मल्टी फेस सैम्पलिंग, मल्टी एरिया सैम्पलिंग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैम्पलिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। बट अभी तो हम थोड़ा सा इंट्रो ले रहे हैं ना कि क्या सैम्पल डिज़ाइन आपको यूज़ करना है। फर्दर काइंड्स ऑफ सैम्पलिंग हम आगे भी पढ़ेंगे, बट ये है कि आपको क्या करना है, चॉइस करना है कि कौन सा सैम्पल डिज़ाइन हम लेना चाह रहे हैं अपनी रिसर्च में। तो दैट इज़ द चॉइस ऑफ सैम्पल डिज़ाइन। फिर आता है 6th द डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन, डेटा को कलेक्ट करना है आपको। डेटा आप कैसे कलेक्ट करेंगे, आप फील्ड सर्वे करें,
आप फील्ड्स में जाएं, लोगों से बात करें, ठीक है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू करें लोगों का, आप क्वेश्चन आर बना के लेके जाइए, आप लोगों से मिलिए, अलग अलग जेंडर के मतलब मेल फीमेल अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से, बच्चों से भी बात करें। तो डायरेक्ट इंटरव्यूज़ भी आप ले सकते हैं, आप लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं वाया मेल, वाया फ़ोन, कैसे भी। तो आपको क्या करना है, जुड़ना है, मतलब आपको डिस्कस करना है अपनी चीज़ को, अपने डेटा को कलेक्ट करना है, कैसे भी करो चाहे। तो दिस इज द डेटा कलेक्शन। ओके, फिर 7th आता है द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। आपने जो डेटा किया कलेक्ट है, उस डेटा को पूरा एक जगह इकट्ठा करें, उसको एनालाइज करें, एनालाइज करने के बाद एक कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन निकालें कि हमने जो डेटा कलेक्ट किया है आप उसको किस तरीके से एनालाइज करते हैं, क्या इवैल्यूएशन फिर निकलता है, और उसके बाद फिर एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस बनेगी। करेक्ट। फिर आपका क्या आता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब आपने हाइपोथेसिस बना ली, आपने क्योंकि डेटा भी कलेक्ट कर लिया था, सब कुछ हो गया था, एनालिसिस भी हो गई थी, इंटरप्रिटेट भी कर दिया था, और आपने हाइपोथेसिस बना ली। अब उस हाइपोथेसिस को भी तो टेस्ट करना है ना कि जो आपने बातें करी हैं उसका कोई मीनिंगफुल है या नहीं है, या इलॉजिकल बातें कर रहे हो आप। तो आपको क्या करना है, उसकी एनालिसिस टेस्टिंग भी करनी है। टेस्टिंग के लिए यू कैन यूज़ वेरियस स्टैटिस्टिकल मैथड जो हर एक रिसर्चर यूज़ करता है ज़्यादातर। यू कैन गो फॉर Z² chi² टेस्ट, F टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट स्टैटिस्टिकल मेथड में यूज़ होते हैं, जिनके हम फ्यूचर वीडियोस में ज़रूर बात करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। फिर आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब आपने टेस्टिंग भी कर ली, आपको रिजल्ट भी मिल गया, तो आपने क्या करा, उन सब को उठाकर एक जगह असेंबल कर दिया, उनको भी देखा। मतलब आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स अपनी हमेशा ऑन रखनी है, आंखें हमेशा खुली रखनी है, चाहे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या चाहे आप हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कर रहे हैं। यू हैव टू ऑलवेज ओपन योर आइज, यू हैव टू ऑलवेज बी अटेंटिव ड्यूरिंग योर रिसर्च, यू हैव टू डू योर रिसर्च विद ऑनेस्टी। तो आपको फिर अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रिटेट करना है, और बाद में अल्टीमेटली द रिपोर्ट राइटिंग, जिसे आप थीसिस भी बोलते हैं, कि आप थीसिस लिखते हैं। थीसिस कैसे लिखोगे, पहले ये सारे स्टेप्स होंगे तभी तो थीसिस लिखोगे। लिखने के लिए भी तो मैटर चाहिए ना, लिखने के भी लिए तो आपको रिजल्ट्स चाहिए। आपने जो टेस्टिंग की है उन्हें आपको लिखना है। तो दैट इज़ व्हाट द रिपोर्ट राइटिंग इज़। यू आर डूइंग द रिसर्च। आपने इतने 3-4 साल की रिसर्च करी, और करने के बाद आपने उसे 250 या 300 पन्ने की एक थीसिस में पूरा लिख दिया कि मैंने ये काम किया, इस ईयर में किया, इस टाइम में किया, कैसे किया, वो सब आपका लेखा जोखा उसमें रिपोर्ट राइटिंग में आ जाएगा। दैट इज़ द अल्टीमेट स्टेप। तो आई होप कि ये आपको सारे स्टेप प्रोसेसेस समझ में आई होंगी। फ्रॉम 1 to 10 क्या क्या प्रोसेसेस हमने देखी, द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, द लिटरेचर सर्वे, द डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, द रिसर्च डिज़ाइन, choice of sample design, data collection, analysis and interpretation of data, hypothesis testing, interpretation of result, and ultimately the report writing. This is the complete blueprint of the research process. I hope कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो गाइज ऐसे ही हमारे साथ हमारे वीडियो में जुड़े रहिए, और रिसर्च से रिलेटेड एज वेल एज अदर बाकी चीज़ों से रिलेटेड जानकारी हमारे चैनल पे आप लेते रहें। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्क्रीन पे मेरी मेल आईडी फ्लैश हो रही है। अगर आपको कोई भी क्लास से रिलेटेड क्वेरीज हो तो मुझे इस मेल आईडी में आप मेल कर सकते हैं। जो मेरा रिस्पॉन्स होगा वो विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू।